अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सदर बदियुज़्ज़मान है और आप देख रहे हैं बर वक्त इलाज। आज का हमारा मौजू है डिमेंशिया। तो सबसे पहले हम मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानिश भट्टी। डॉक्टर दानिश बतौर एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा में खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं एज अ न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक, तो मेरा अगला सवाल यही होगा डॉक्टर दानिश आपसे कि आपने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो मिलती-जुलती हो सकती हैं, ओवरलैपिंग हो सकती हैं। तो पता कैसे चलेगा कि डिमेंशिया है? क्या वो टेस्ट होंगे? जैसे आपने बताया कि बाज़ औक़ात हम जब मुआयना कर रहे होते हैं मरीज़ का तो हम बता सकते हैं कि दिमाग का कौन-सा हिस्सा मुतासिर है, तो या हम कोई स्कैन कर सकते हैं। तो कौन-सी ऐसी चीज़ होगी जिससे हमें कन्फर्म हो जाएगा, हमारी जो मरीज़ की तशख़ीस है वो हमें पक्का पता होगा कि हम जिस मरीज़ को डिमेंशिया कह रहे हैं उसको एक्चुअली डिमेंशिया ही है, उसको कुछ और नहीं है। बिल्कुल सही। इसमें अब कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, आम है, जो हम अक्सर करते हैं और फिर कुछ चीज़ें हर मरीज़ पे डिपेंड करती हैं, मरीज़ के हिसाब से होती हैं। तो मैं जनरल बात करता हूँ। जनरल बात ये है कि अगर आप किसी में सस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको शक है कि डिमेंशिया का मर्ज़ लाहक हो गया है, लेट्स से कि वो कोई पा 65 साल का बूढ़ा शख़्स है और उसको आहिस्ता-आहिस्ता उसके 1 साल, 2 साल से उसकी ज़हनी ताकत कमज़ोर हो रही है, घर वाले कह रही हैं चीज़ें भूल जाता है, रख के भूल जाता है या चूल्हा जला के भूल जाता है या गैस ऑन करके भूल जाता है या बाज़ औक़ात जो है वो ये इसको याद नहीं रहता कि कल किससे बात हुई थी, कौन आया था। तो आप पहले जो 2-4 चीज़ें फ़ौरन रूल आउट करते हैं या चेक करते हैं, जो कि डिमेंशिया के तौर पे प्रेज़ेंट हो सकती हैं, उसमें पहली जो है वो जिसको हम कहते हैं थायरॉइड डिज़ीज़ या गले के गदूद की बीमारी है। तो थायरॉइड का जो गले में गदूद है, वो ऐसी एक एंज़ाइम या हार्मोन बनाता है जिसकी वज़ह से दिमाग का चलना और पूरी जिस्म के चलने के लिए उसको उस सबको बहुत ज़रूरत होती है। और अगर वो ना हो तो पूरी बॉडी और दिमाग भी स्लो हो जाता है और वो बाज़ औक़ात ऐसे लगता है कि जैसे ना जिस्म चल रहा है, ना दिमाग चल रहा है। इसके अलावा हम कुछ ख़ास विटामिन्स हैं, उनको चेक करते हैं। विटामिन्स वो अज्ज़ा होते हैं जो कि जिस्म खुद नहीं बना सकता और उसको खुराक में उसको लेना उस जिस्म के लिए लाज़मी होता है। तो एक एग्ज़ाम्पल विटामिन बी की है, अल्फ़ाबेटिकली उनका नाम होता है ए-बी-सी-डी-ई। और जो बी है और ख़ास तौर पे जो 12 नंबर का बी है, बी12, वो ज़हन के नॉर्मल नशो-नुमा हरकत के लिए बहुत ज़रूरी है और उसका ना होना भी डिमेंशिया ज़ाहिर कर सकता है। फिर कुछ इन्फेक्शंस हैं जिसको हम चेक करते हैं लाज़मी। और एक हम नॉर्मली अक्सर औक़ात नॉट 100% लेकिन लाइक आई विल से कि मोर देन 50% हम लोगों में सीटी स्कैन करा लेते हैं दिमाग का। अगर तो आप बहुत क्लियर हैं कि नहीं ये अल्ज़ाइमर्स की प्रेज़ेंटेशन है, इलामात हैं, तो आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप अनक्लियर हैं या कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि सही नहीं बैठ रही, तो आप एक दिमाग का सीटी स्कैन भी करा लेते हैं कि कोई और चीज़ तो नहीं है जो कि डिमेंशिया के तौर पे आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये सी चीज़ें अब आम बात नहीं है, ये बड़ा रेयर ऐसा होता है। लेकिन अगर बाज़ औक़ात दिमाग में कोई खून का क्लॉट हो या दिमाग के अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी पड़ जाए, ज़्यादा पानी हो जाए या प्रेशर हो जाए या दिमाग के अंदर बाज़ औक़ात कोई छोटा-सा ट्यूमर हो, कैंसर हो, तो वो भी डिमेंशिया के तौर पे प्रेज़ेंट कर सकता है। और जो है लेकिन वो नॉर्मल प्रेज़ेंटेशन नहीं होती और अक्सर आप इलामात सुन के या हिस्ट्री सुन के आप शक कर सकते हैं कि जी ये देयर इज़ अ नीड कि हम सीटी स्कैन कराएँ। तो ये टेस्ट है जो हम नॉर्मली करते हैं। इसके अलावा जो 2 चीज़ें हैं वो तशख़ीस के लिए तो नहीं लेकिन इलाज के लिए या मरीज़ की मदद करने के लिए अच्छी समझी जाती हैं। उसमें एक जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं कि वो बड़ी तफ़सील से उसके ज़हन के मुख्तलिफ हिस्सों की ताकत का मुआयना करते हैं। हर हिस्से का अपना एक ख़ास जो हैसियत या ताकत होती है दिमाग में और हम दिमाग को फंक्शन के हिसाब से 7 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। उन 7 हिस्सों के अलग-अलग फंक्शन है और अलग-अलग टेस्ट हैं, जिससे आप पज़ल्स दे के, चैलेंज दे के, कुछ सवाल दे के पेशेंट को चेक कर सकते हैं। तो वो साइकोलॉजिस्ट अमूमन ट्रेन्ड होते हैं और वो 1-2 घंटे लगा के और मुख्तलिफ तरह के सवाल दे के एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन-सा हिस्सा ज़्यादा कमज़ोर है ज़हन में और कौन-सा कम कमज़ोर है। और उसका इलाज में भी फ़ायदा होता है और डायग्नोसिस की भी कन्फर्मेशन हो सकती है कि हाँ, जो क्लिनिकल सस्पिशन था वो ठीक है।
और अमेरिका में ख़ास तौर पे एक स्कैन बड़ा रूटीनली किया जाता है जिसको हम पेट स्कैन कहते हैं। और पेट स्कैन जो है वो सीटी स्कैन से थोड़ा मुख्तलिफ है कि वो दिमाग की दिमाग की फंक्शनिंग को देखता है। एग्जैक्टली फंक्शनिंग को तो नहीं देखता, वो ये देखता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा कितनी एनर्जी यूज कर रहा है। तो जो हिस्सा ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है वो ज्यादा फंक्शन कर रहा है, जो कम एनर्जी यूज कर रहा है वो कम फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे बड़ा रूटीनली पेट स्कैन किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी को बहुत सख्त जरूरत नहीं है, और चूंकि ये बहुत महंगा और नायाब टेस्ट है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हमें इसको जो है ना रूटीन में करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जैसे डॉक्टर दानिश आपने बताया कि वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे समझ में अगर हम इलाज की बात करें तो ये चीज समझ में आता है कि अगर किसी का डेमेंशिया B12 की कमी की वजह से हो रहा है तो हम उसको B12 ड्रिप तेज कर देंगे तो उस मरीज का डेमेंशिया ठीक हो जाएगा। हम जनरली ऐसा हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि डेमेंशिया जो है वो एक लाइलाज बीमारी है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप थोड़ा हमें बताएं कि क्या वाकई ये लाइलाज बीमारी है? जो है ना ला इलाज का लफ्ज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप देखें तो ब्लड प्रेशर भी ला इलाज बीमारी है। तो जो है ना आपको दवाई रोज खानी पड़ती है साइड इफेक्ट से बचने के लिए, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं अभी मेडिसिन में जिसका हम मुस्तकिल इलाज, जिसको बाज़ वक़्त क्योर कहा जाता है। तो हमारे यहाँ इलाज बड़ा ब्रॉड लफ्ज है। तो उसमें यहाँ पे अंग्रेजी में दो लफ्ज मुख्तलिफ होते हैं, और एक है ट्रीटमेंट, एक है क्योर। और क्योर वो होता है जिसमें आप बीमारी का हल मुस्तकिल कर दें और वो बीमारी चली गई। जैसे किसी को नज़ला जुकाम हुआ या इन्फेक्शन हुआ है, आप उसको एंटीबायोटिक देते हैं, वो ठीक हो जाती है, दैट्स अ क्योर। और जो जो दूसरा है लफ्ज वो है ट्रीटमेंट, कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, डिमेंशिया है, पार्किंसन है, तो आप उसको दवाई देते हैं। जब तक वो दवाई खाता रहता है वो बेहतर रहता है, और फ्यूचर में उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। बट लेकिन ये कि वो जब दवाई छोड़ देता है तो वो बीमारी वापस बढ़ जाती है या बिगड़ जाती है, या उसका फ्यूचर में मसला आता है, और वो उसको ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो इसका क्योर तो नहीं है बहुत सी बीमारियों की तरह, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जरूर है। बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को, जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर किया जा सकता है, मरीज को नॉर्मल ये कह लें कि जिंदगी के रोजमर्रा कामों में इन्वॉल्व किया जा सकता है। कि जो डिमेंशिया का मरीज है अमेरिका में, वो दावत पे भी जाता है, वो सालगिरह में भी शामिल होता है, वो शादियों को भी अटेंड करता है, वो बाज़ औक़ात बाहर ड्राइव करके दोस्तों से मिलने भी जाता है, और वो शॉपिंग पे भी जाता है। तो ये नहीं है कि डिमेंशिया को इतना छोड़ दिया जाए कि वो बिल्कुल आपकी जिंदगी को पकड़ ले, या उस बंदे को गलत बिठा दिया जाए कि जी चूंकि इसको अब मसला है तो इसको क्या शामिल करना। तो उसके बहुत से तरीके हैं। उसमें कुछ मेडिसिन भी हैं जो थोड़ा हेल्प करती हैं, याददाश्त को थोड़ा बेहतर करती हैं, या फोकस को, या कंफ्यूजन को जो आ जाती है डिमेंशिया में मेमोरी ना होने की वजह से, उसको बेहतर करती हैं। उसके अलावा नींद के मसलों को ट्रीट करके उससे भी बेहतर किया जा सकता है अगर नींद सही नहीं आ रही। उसके अलावा मूड और डिप्रेशन का इलाज भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा इवन और डिफरेंट थेरेपीज की जा सकती हैं, जिसके अंदर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, और बहुत सी ऐसी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बेहतर किया जा सकता है। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान को छोड़ देना चाहिए और गिव अप कर देना चाहिए। जो हिम्मत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। यानी कि इलाज तो हुआ, ऐसा नहीं है कि लाइलाज हुआ ये मर्ज। खास तौर पे अगर उसकी कोई वजह है, अंडरलाइन कोई कॉज है, तो अगर हम कॉज को ट्रीट कर लें तो वो ठीक हो सकता है। और अगर कोई कॉज नहीं भी है, डिमेंशिया वैसे भी हो रहा है, तो अगर हम मरीज को छोड़ ना दें अकेला, उसके साथ रहें, तो हम बहुत सारे तरीके से उस मरीज की मदद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि डिमेंशिया के बारे में जो बेसिक्स बुनियादी मालूमात होती हैं वो हमने आपको बताई, आपको
समझ आई। अगर इसमें अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई और भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम डॉक्टर दानिश से बातचीत करें, न्यूरोलॉजी रिलेटेड कोई सवाल है या कोई क्वेरी है जो आप चाहते हैं हम डॉक्टर दानिश से बात करें, तो आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अल्लाह हाफिज। जी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।